फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड अंजलि एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो हमारा चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर। जैसा कि एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर यही होता है और ये एक इंट्रोड्यूसिंग चैप्टर होता है कि आप आखिर इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम इस क्लास में बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेडर्स के रूप में आए थे। आप लोगों को पता ही होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सबसे पहले ट्रेडर्स के रूप में आए, फिर उसके बाद उन्होंने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया। तो हम इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम अपनी स्ट्रेटजी समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे चैप्टर के हेडिंग्स हैं, मतलब जो टाइटल्स हैं, जैसे कि हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स, विच डेट्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एनसीईआरटी में टाइटल्स गिवन है। तो इस चीज़ में से जो भी हमारे की पॉइंट्स बनेंगे उस तरह से मैं आप लोगों को ये चैप्टर एक स्टोरी के रूप में पढ़ाती चलूंगी। तो हमारे पहला है हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। तो भाई इस टॉपिक में क्या गिवन है, तो डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं ये सब हम जानते हैं और हिस्टोरियंस के लिए तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सिर्फ यूँ नहीं है कि हम लोग अच्छा आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो, तो हिस्ट्री पढ़ते हो तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे बोलेंगे कि भाई हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है क्योंकि इसमें हमें सारे टाइम बस डेट्स ही डेट्स याद करनी होती है। या फिर इसमें क्या करते हैं कि किंग कब पैदा हुआ, फिर उसकी जो लाइफ टाइम होती है, जैसे उसकी मैरिज कब हुई, उसके बच्चे कब पैदा हुए, फिर वो कब मर गया, तो बस यही चीज़ होती है। बैटल्स उसने कौन कौन से लड़े, तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। फिर कभी कभी हम क्या होते हैं कि क्यूरियस हो जाते हैं चीज़ों को लेके। जैसे मान लीजिए आप शाम के टाइम अपने पेरेंट्स के साथ ही चाय पी रहे हैं, तो फिर आप सोचेंगे कि आखिर ये चाय कब बननी शुरू हुई। या फिर आप रेलवेज़ में मीन्स रेलवे स्टेशन पे गए, तो आपने सोचा कि आखिर ये रेलवेज़ कब से शुरू हो गई। तो उसी तरह से जो हमारे अंदर क्यूरियोसिटीज़ पैदा होती हैं, तो उसी वजह से हम हिस्ट्री को लिखा करते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है विच डेट्स। अभी इतनी सारी डेट्स होती हैं, हम कौन-कौन सी डेट्स को याद रखें? हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि आखिर हम डेट्स को किस तरह से याद करें? तो आप कभी भी कोई स्टोरी लिखते होंगे, आप में से किसी ने तो स्टोरी लिखी होगी, अगर नहीं भी लिखी है तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो मान लीजिए। तो ये हिस्ट्री में आप किस तरह से पढ़ते हो हिस्ट्री? हर एक चैप्टर होता है और चैप्टर में किस तरह से एक अच्छे ढंग से लिखी होती है हिस्ट्री, ताकि आप लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ सको। तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई हिस्ट्री लिखते हैं, तो हिस्ट्री में क्या होता है कि उन डेट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है जो हमारी स्टोरी को शेप करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम उन डेट्स पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। अब इसमें इस पैराग्राफ में एक मेन चीज़ गिवन है, वो क्या है कि इंडिया का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? वैरेन हेस्टिंग था। तो आपको अब क्या करना है कि काफ़ी सारे सन आपको इस साल याद करने हैं और कुछ ये जो ऐसे गवर्नर जनरल्स थे इनके नाम याद करने होंगे। तो सबसे पहला आप नाम याद कर लीजिए कि वॉरेन हेस्टिंग तो सबसे पहला गवर्नर जनरल था। फिर उसके बाद था लॉर्ड माउंटबेटन जो कि लास्ट था। अभी आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो गवर्नर जनरल मैंने लिखा है और फिर उसके नीचे यहाँ पे गवर्नर जनरल मैंने यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने वाइसराय वर्ड का यूज़ किया गया है। तो क्या होता था पहले के टाइम में भी ये जो उपाधियाँ थी ये चेंज होती रहती थी। पहले गवर्नर जनरल थे और फिर उसके बाद वाइसराय आए और इसमें भी अलग-अलग वर्ड यूज़ किए गए, जैसे कि लॉर्ड आ गया कहीं पे। तो आपको इससे कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि इनमें अलग-अलग क्यों आ रहे हैं। ठीक है? ये सारी बस उपाधियाँ थी उनकी। ठीक है? अब हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा, लेकिन सिर्फ़ ये तो नहीं थे, इनके अलावा भी काफ़ी सारे जनरल्स थे। जनरल सॉरी गवर्नर जनरल हम मान सकते हैं। अब कौन-कौन से थे? जैसे कि हेस्टिंग्स थे, वेलेस्ली थे, बेंटिक थे, डलहौज़ी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटन, ड्रैपन, कर्ज़न, हार्डिंग एंड इरविन। तो ये सीक्वेंस आप एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है? ये आपको याद करनी ज़रूरी है। ठीक है? तो इस तरह से हमारे इस पैराग्राफ में यही चीज़ें गिवन हैं। अब क्वेश्चन अराइज़ होता है, हाउ डू वी पीरियोडाइज़? ठीक है, अब हमने यूँ समझ लिया कि भई हमें हिस्ट्री लिखनी ज़रूरी होती है, ताकि हम पुरानी चीज़ों को याद रख सकें, लेकिन हम हमें लिखनी है तो हम किस तरह से लिखें? ठीक है, कौन-कौन सी चीज़ों को किस तरह से पीरियोडाइज़ करें? तो हिस्ट्री को लिखने के लिए जैसे अलग-अलग पर्सन्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, ठीक है? हिस्टोरियंस को मान लीजिए हमने एच से डिनोट कर दिया, ये एक ग्रुप है और फिर ये दूसरा ग्रुप है। ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के थॉट्स जो हैं वो सेम-सेम हो सकता है कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो अलग थॉट रखता हो, दूसरा अलग थॉट रखता हो, तो फिर इसी वजह से अलग-अलग तरह से ये जो हिस्टोरियंस हुआ करते हैं वो डिफाइन करते हैं। अब जैसे कि हम एग्जांपल्स लेते हैं, जेम्स मिल जो था उसने 3 मैसिव वॉल्यूम्स मान लीजिए बुक्स उसने पब्लिश कर दी 1817 में, ठीक है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सन है। जेम्स मिल ने कब पब्लिश की थी? 1817 में, ठीक है? तो इसने क्या किया कि भई इंडिया जो है उसको
डिफाइन करने के लिए उसने 3 वॉल्यूम्स कर दी। कौन-कौन सी? इसने कर दी हिंदू, फिर उसके बाद मुस्लिम और फिर उसके बाद ब्रिटिश। अब उसने ऐसा क्यों किया? इसने किया कि मतलब डिफाइन कर दिया कि भई जो इंडिया है वो सबसे पहले तो हिंदुइज़्म के द्वारा उसके ऊपर राज किया गया, फिर उसके बाद क्या किया कि मुस्लिम्स ने उसके ऊपर राज करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए। अब आम भाषा में समझें तो फिर क्या हुआ कि पहले हिंदू थे राजा, फिर उनको हरा दिया मुस्लिम ने और फिर मुस्लिम को हरा दिया ब्रिटिशर्स ने। तो ऐसा हुआ था। अब पहली बार आप इस बात को सुनेंगे तो आप तो कहेंगे कि भई ये तो एकदम सही है। लेकिन आप यूँ सोचिए कि बाय चांस हम पहले ले लेते हैं हिंदुइज़्म। तो जब हिंदू राजा थे तो ऐसा तो था नहीं कि भई हिंदू राजा हैं तो और कोई तो यहाँ पे राजा है ही नहीं। तो फिर हमारा जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसमें अगर हिंदू राजा भी थे तो वहीं पे मुस्लिम राजा भी राज कर रहे थे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे सिर्फ़ हिंदू राजा ही थे या फिर मुस्लिम राजा ही थे। ठीक है? इसने एक और मेन बात कही थी, उसका मानना था कि जो हिंदू मुस्लिम और जो ब्रिटिशर्स थे उनके अलावा जो इंडिया है वो एक उसमें धार्मिक भेदभाव होते हैं और फिर यहाँ पे मनमौजी राजा राज किया करते थे और पूरा ये अंधविश्वास से भरा हुआ है। ठीक है? ये उसकी ये विचारधारा थी। ठीक है? अब उसके बाद एक और जैसा कि मैंने बताया कि एक ही तरह की विचारधारा नहीं हुआ करती थी, तो दूसरी तरह से जो हिस्टोरियंस थे वो किस तरह से डिफाइन करते हैं हिस्ट्री को वो करते हैं एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न एजेस। चलिए हम इनको इनके फर्स्ट लेटर से डिनोट कर देते हैं। ए से एंशिएंट, एम से मिडीवल और हम मॉडर्न को एमओ से डिनोट कर देते हैं। तो एंशिएंट में आखिर क्या खास बात थी? तो इन्होंने क्या किया कि जब से ह्यूमन हिस्ट्री शुरू हुई है तब से लेकर 7th सेंचुरी तक जो भी एज चली वो इन्होंने एंशिएंट एज में कर ली, क्योंकि अभी तक जो मानव था वो एकदम आदिकाल में जीता था और बहुत बैकवर्ड था। फिर उसके बाद आता है हमारा मिडवल एज। मिडवल एज में क्या था कि उसने धीरे-धीरे अपने आप को थोड़ा-सा डेवलप करना शुरू कर दिया था। ठीक है? अब मॉडर्न एज जो कि एक मेन चीज़ है। मॉडर्न एज क्यों मानी जाती है मॉडर्न? क्योंकि मॉडर्न एज में देखिए कौन-कौन से आपको टर्म्स याद करने पड़ेंगे कि कौन-कौन से फीचर्स आ गए थे मॉडर्न एज में। जैसे कि यहाँ पे साइंस आ गया था, रीज़न आ गया था, लाइबर्टी, इक्वालिटी, मतलब कि जब मॉडर्न एज शुरू हुई तब यहाँ पे इक्वालिटी वगैरह पे जोर दिया जाना शुरू हुआ। एक चीज़ और याद कर लीजिए कि जो यूरोप था उसमें देखिए यूरोप था उसमें आ गई थी 16th सेंचुरी में। ठीक है? और इंडिया जो था वहाँ कब आई थी? 18th सेंचुरी में। ठीक है? इस तरह से कि यूरोप जो था उसमें तो आ गई थी 16th सेंचुरी में मॉडर्न एज और इंडिया में आई थी 18th सेंचुरी में। अब इसके लिए भी बहुत ज़्यादा बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर 18th सेंचुरी और 16th सेंचुरी क्या है? सॉरी 17th मैंने लिख दिया बट इट डज़न्ट मैटर। तो 18th सेंचुरी क्या होगी कि 18 सेंचुरी होगी 1799 तक। ठीक है? 1701 से लेकर 1799 तक 18th सेंचुरी होगी और उसी तरह से 1601 से लेकर 1699 तक ठीक है, वो क्या होगी हमारी 17th सेंचुरी होगी। ठीक है? अब इसी तरह से अब एक और क्या आया है थॉट कि भई कॉलोनियल रूल हुआ करता था। अब कॉलोनलाइज़ेशन के लिए आप एक डिफाइन याद कर सकते हैं। कॉलोनियल रूल इज़ जस्ट लाइक कॉलोनलाइज़ेशन मीन्स कॉलोनाइज़ेशन मतलब होता है उपनिवेशीकरण और कॉलोनियल मतलब होता है उपनिवेश। अब इसको एक हम सिंपल से एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। ठीक है? ब्रिटिशर्स का मान लीजिए हमने एग्ज़ाम्पल ले लिया। ठीक है? ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स थे, ट्रेडर्स बन के आए। उन्होंने यहाँ के कुछ राजा मान लीजिए 2 राजा हैं, उनको हरा दिया, एक नवाब है और एक राजा है, ठीक है? इनको हरा दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है? अपने अंडर में ले लिया। अब ये क्या करेंगे कि ये जिनसे वो लेते थे, रेवेन्यू लेते थे, अब ये उनसे रेवेन्यू लेना शुरू कर देंगे या फिर क्या करेंगे कि ये राजा को रेवेन्यू देंगे और ये राजा से रेवेन्यू ले लेंगे ब्रिटिशर्स। तो इस तरह से क्या था कि ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा हक जमाना शुरू कर दिया था। ठीक है? कॉलोनलाइज़ेशन इस तरह से कर सकते हैं हम। अब इसकी एक आप स्टैंडर्ड डिफाइन क्या कर सकते हैं? व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज़ काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, वी रेफर टू द प्रोसेस एज़ कॉलोनलाइज़ेशन। अब इसके बाद हमारा एक मेन टॉपिक क्या बचता है? हाउ डू वी नो?
अब हिस्ट्री को हमने हिस्टोरियंस देखे, मतलब हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस पढ़ी कि हिस्ट्री आखिर क्यों ज़रूरी होते हैं हम, और फिर उसके बाद हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया गया है। अब ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब हम कैसे जानें कि भई हिस्ट्री आखिर हम कैसे जान सकते हैं? तो इसके हमारे की पॉइंट्स एनसीईआरटी में गिवन है, उसी को मैंने लिख लिया है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। अब ये सब क्या है कि ब्रिटिशर्स की देन है। जो भी कुछ वो क्या करते थे कि हमने आपको डॉक्यूमेंट लिखवाया, हमने आपको पॉलिसीज़ दी, वो सारी चीज़ें जो भी ये करते थे वो उसकी एक रिटन कॉपी रखते थे। उससे हमें क्या है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाती है कि ब्रिटिशर्स उस टाइम क्या-क्या पॉलिसीज़ चलाते थे, या फिर उनके क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, किस तरह का उनका जस्टिस सिस्टम था। ठीक है? ये सब हमें एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है? उस टाइम में जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको 2 वर्ड्स मिलेंगे, आर्कीव्स, आर्चीव्स वगैरह जो भी आप पढ़ें, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, ARCHIEVE। ठीक है? तो ये क्या होता है आखिर? ठीक है? जो आर्चीव्स होता है उसका मतलब होता है कि पुराने या सरकारी पत्र लेख रखने का स्थान, जिसे प्रॉपर हिंदी में बोला जाता है अभिलेखागार। चलिए, आपको ये भी नहीं समझ आया तो मैं आपको आसान भाषा में बता देती हूँ कि मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हो, उसे क्या बोलेंगे? आर्चीव्स। जैसे कि हमारा कमिश्नर का ऑफिस हो गया, उस टाइम में कमिश्नर का ऑफिस, तहसीलदार का ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स। ठीक है? ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, तो ये सब क्या होते थे? आर्चीव्स हुआ करते थे एक तरह से। ठीक है? फिर एक और चीज़ गिवन है, कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट क्या होते थे? उस टाइम में जिनकी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग हुआ करती थी और बहुत अच्छे से लिखते थे, उन्हें कैलीग्राफिस्ट कहा जाता था। ठीक है? अब एक और मेन पॉइंट आता है, सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट। ठीक है? अब जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, वो सिर्फ़ रिकॉर्ड्स ही नहीं रखते थे, वो अलग-अलग तरह की सर्वे क्या करते थे कि मतलब यहाँ ऐसी ज़मीन है, तो यहाँ किस तरह की फसल उगाई जानी चाहिए और किस तरह के लोग रह रहे हैं, उनका रहन-सहन कैसा है, उनकी आय कितनी है, आय मतलब होता है कि इनकम कितनी है। ठीक है? तो उसी तरह से जैसे जूलॉजिकल सर्वे करा दिया, आर्कोलॉजिकल करा दिया, फॉरेस्ट सर्वे करा दिया, तो इस तरह की जो सर्वेज़ होती थी, वो ब्रिटिशर्स कराया करते थे। एक मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रह जाता है, वो है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अभी मान लीजिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कोई पॉलिसी चला दी, ठीक है? अब लोगों को ये पसंद नहीं आया, ठीक है? लोगों ने क्या किया कि उस पॉलिसी का विरोध करने के लिए ब्रिटिशर्स पे हमला कर दिया, ठीक है? ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनको दबा दिया कि भई उनके ऊपर हमला वगैरह करा दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास अपनी खुद की आर्मी होती थी, लोग बेचारे उनके पास कुछ होता नहीं था हथियार वगैरह, तो फिर वो आ गए। अब ब्रिटिशर्स ने मान लीजिए अगर 2000 लोगों का उस टाइम कुछ रिवोल्ट वगैरह कर दिया छोटा-सा, तो फिर वहाँ पे अगर 2000 लोगों की अगर डेथ हो जाती थी, तो ब्रिटिशर्स कितने दिखाएँगे? वहाँ पे दिखा देंगे कि भई 500 के करीब लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है? तो इस तरह से जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे, उसको हम नहीं मान सकते कि भई सारी उसमें सच्चाई होगी। ठीक है? अगर 100% है हमारे पास, तो उसमें से अगर हम यूँ माने कि उसमें 70% आपको सच्चाई मिलेगी। ठीक है? ये इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? ये सब हम टोटल नहीं बता सकते कि वो एकदम ही सच हुआ करते थे। ठीक है? और हम क्या समझ सकते हैं, इसके बाद एक और चीज़ है कि अब तो हम फँस गए कि ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी हमारे पास नहीं है, और सच्चाई हम ऐसे तो है नहीं कि 500-600 साल जी गए, हम सारी चीज़ें हमेशा ही याद कर रख सकते हैं। तो ये सब ऐसा अब हम फँस गए कि हम पुरानी चीज़ों को कैसे याद करें? तो फिर हमारे जो महान नेता वगैरह हुआ करते थे, या फिर जो बड़े-बड़े लोग हुआ करते थे ना पुराने टाइम के, जैसे कि कुछ मान लीजिए राजा राम मोहन रॉय थे, या फिर गांधी जी थे, तो ये सब लोग क्या किया करते थे कि अपनी पत्रिकाएँ छपवाया करते थे। पत्रिका मीन्स मैगज़ीन्स वगैरह छपवाया करते थे, और फिर उसके थ्रू और अपनी खुद की पर्सनल डायरीज़, जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं, और लेटर्स वगैरह लिखते हैं एक-दूसरे को। अब पहले के ज़माने में जैसे कि टेलीफ़ोन वगैरह की जो सर्विसेज़ थी, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो लेटर्स के थ्रू किया जाता था, पूरा जो कम्युनिकेशन हुआ करता था। इन लोगों को अगर कहीं पे कोई बैठक वगैरह करानी होती थी, तो ये क्या करते थे कि लेटर्स के थ्रू पहुँचा दिया करते थे। तो हम उन सब चीज़ों से इस सब को समझ सकते हैं कि आखिर पुराने ज़माने में किस तरह से हुआ करते थे। तो हम टोटली ब्रिटिशर्स का जो दिया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे पास रिकॉर्ड्स है, उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो हम जो बची-कुची बात है, वो हमें इनकी डायरी से मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।